गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम बड़े भाई साहब पाठ में लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी के जीवन में बदलाव लाने के लिए लेखक जी जब खेल कूद कर समय व्यर्थ कर हॉस्टल जब लौटते थे उस समय फाटक पर खड़े होकर दरवाजे पर खड़े होकर लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को डांटते थे और वह यह भी कहते थे कि तो इस तरह समय व्यर्थ करते हुए पिताजी के गाड़ी और पैसे व्यर्थ खर्च कर रहा है, तो यह सब छोड़कर तुझे पढ़ने के लिए मन नहीं हो तो यह सब छोड़कर तू क्या कर, घर चले जा। इस तरह पिताजी के बड़े भाई लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को डांटते हैं। तो एक बार क्या होता था, लेखक जी को अपने बड़े भाई के बातें सुनकर मन को बहुत दुख होकर आंखों से आंसू बहने लगते थे और लेखक जी इस दिन से मैं इस तरह नहीं करना चाहिए कहकर सोचकर फैसला भी करते थे, निर्धार भी करते थे। तो बड़े भाई के बात लेखक जी के मन पर क्या असर डालते हैं तो अब हम देखेंगे बच्चों। देखो आगे लेखक जी के बड़े भाई बहुत निपुण थे तो बातें बोलने में, लेखक जी को डांटते हुए बातें बोलने में वे बड़े निपुण थे। लेखक जी के बड़े भाई क्या कहते हैं तो उसका जवाब देना लेखक जी को बहुत कठिन होता था और बड़े भाई के साथ खड़े होकर बोलना लेखक जी को नहीं होता था, उसका हिम्मत टूट जाता था, लेखक जी का हिम्मत टूट जाता था। तो यहाँ तक कल हम देखे थे पिछले कक्षा में। आज देखो बच्चों, इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। तो लेखक जी कहते हैं इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, इस तरह कड़ी मेहनत करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। मुझे इस तरह बड़े भाई जैसा कड़ी मेहनत करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है। मतलब लेखक जी कहते हैं इस तरह मैं समय व्यर्थ क्यों करूं, यह सब छोड़कर मैं घर चला जाऊं, जो काम मुझ में शक्ति है उस शक्ति से जो काम नहीं होता वह काम कर कर मैं क्या करूं, यह सब छोड़कर मैं अपना घर चला जाऊं। इस तरह लेखक जी बैठकर सोचते थे, यह विचार मन में आते थे। उनमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर लूं, मुझ में जितना शक्ति है उस शक्ति से यह काम नहीं होता तो उसमें हाथ डालकर मेरा जिंदगी क्यों खराब कर लूं। क्या कहते हैं उन्होंने, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर लूं, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। देखो, मूर्ख रहना मंजूर था, इसका मतलब मेरा मूर्ख था, मैं स्वीकार करता था। और लेखक जी कहते हैं कि उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। बड़े भाई जिस तरह कड़ी मेहनत करने के लिए मुझे कहता है तो ऐसा मैं मेहनत करने के लिए कोशिश किया तो मुझे क्या होता है, चक्कर आ जाता है या मैं चक्कर में पड़ जाता हूँ। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। तो उसी तरह लेखक जी बड़े भाई क्या बातें बोल रहे हैं तो उसे सोचने के बाद लेखक जी 1-2 घंटे बैठकर उसके बारे में सोचते थे, विचार करते थे। तो 1-2 घंटे होने के बाद मन में जो निराशा था, मेरे हाथों से वह काम नहीं होता, इस तरह जो निराशा था ये सभी क्या होते थे, फट जाते थे, मतलब दूर हो जाते थे। और मैं इरादा करता था कि इरादा मतलब संकल्प, निर्धार बोलते हैं आप, इरादा मतलब संकल्प या फैसला निर्धार। तो लेखक जी 1-2 घंटे होने के बाद मन के जो निराशा दूर हो जाते हैं तब लेखक जी फैसला करते थे। देखो क्या फैसला करते हैं, निर्धार करते हैं
आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। तो अब आगे जो दिन मुझे मिलते हैं उस दिनों का मैं क्या करता हूँ, अच्छी तरह से उपयोग करता हूँ। मन लगाकर मतलब जी लगाकर पढ़ता हूँ। जी मतलब हृदय या मन। तो आगे से मैं क्या करता हूँ, अच्छी तरह से समय का उपयोग करता हूँ और मन लगाकर ठीक तरह से पढ़ता हूँ। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। देखो लेखक जी क्या मन में क्या कहते हैं, तो आज से मैं जो बड़े भाई क्या बोल रहे हैं तो उसकी मैं क्या करता हूँ, पालन करता हूँ। और आज से मैं एक टाइम टेबल बनाकर ठीक तरह से काम करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, कहकर लेखक जी तैयार हुए। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। देख लो लेखक जी मन में सोचते हैं कि तो कोई एक नक्शा मतलब एक नक्शा, इसका मतलब स्कीम बोलते हैं आप, योजना, ठीक है, योजना। नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करो। कोई भी काम हो, आप पहले काम करने से पहले उसके लिए किस तरह करना है, क्योंकि योजना, एक योजना बना लेते आप। उसी तरह लेखक जी भी मन में क्या सोचते हैं, एक नक्शा या स्कीम न बनाए तो न हो तो मैं काम कैसे शुरू करूं, तो काम करने के लिए नहीं होता सोचकर लेखक जी क्या करते हैं कि टाइम टेबल तैयार करने के लिए बैठते हैं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। टाइम टेबल बना लिया, मैं टाइम टेबल तैयार किए तो उसमें मैं खेलने का या खेल कूद का जो मन में विचार है, मद है, वह पूरा क्या होता है, दूर हो जाता है। टाइम टेबल के अनुसार मैं काम करने लगा तो वह भी क्या होता है, मन में विचार रहता है। उस विचार के साथ मन में जो बुरे विचार है, मतलब खेलना कूदना ये तो बुरा विचार नहीं है, वो भी जरूर चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ समय हम देना ही है, समय है। तो उसी तरह हम क्या करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह लेखक जी इधर क्या कहते हैं, एक टाइम टेबल मैं बना लिया तो उस टाइम टेबल के साथ मैं चलने लगा तो मन में जो खेल कूद के बारे में मद है या विचार है वह सिर से क्या होता है, दूर हो जाता है। प्रातः काल 6 बजे उठना। प्रातः काल मतलब सुबह जल्दी, प्रातः काल सूरज उठने से पहले। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। लेखक जी टाइम टेबल बना रहे हैं, सुबह क्या करना है, 6 बजे उठना, सुबह 6 बजे उठना और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करना। नाश्ता करके क्या करना है, पढ़ने के लिए बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 से 8 तक अंग्रेजी विषय पढ़ना। टाइम टेबल तैयार कर रहे लेखक जी। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मतलब मैथमेटिक्स। 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास मतलब हिस्ट्री, इतिहास। फिर भोजन और स्कूल। ये तो क्या है, सुबह का एक टाइम टेबल है। 6 बजे से 9:30 बजे तक, 6 बजे से 9:30 बजे तक क्या किए लेखक जी, एक टाइम टेबल तैयार किए। तो उसमें टाइम क्या किए उन्होंने, बांट कर किस समय पर कौन सा विषय पढ़ना है, इस तरह क्या किए लेखक जी ने टाइम टेबल तैयार किए। 9:30 बजे होने के बाद क्या करना है, वो पढ़ाई छोड़कर स्कूल जाना है। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। देख लो लेखक जी कहते हैं स्कूल छूटने के बाद वापस मैं आकर 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम मतलब रेस्ट। 4 से 5 तक भूगोल। वापस क्या कर रहे हैं लेखक जी, 4 बजे से टाइम टेबल बना रहे हैं। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन मतलब रचना, लिखना। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय
फिर विश्राम। देख लो 4 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक फिर टाइम टेबल तैयार किए। क्या करते हैं लेखक जी, 4 से 11 बजे तक फिर लेखक जी क्या किए, टाइम टेबल तैयार करके उस टाइम टेबल के अनुसार या समय के अनुसार पढ़ने के लिए लेखक जी फैसला किए, मतलब निर्धार किए। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, टाइम टेबल तैयार करना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। मतलब उस निर्मलता टाइम टेबल के अनुसार चलना एक दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, देखो, तो उसके अनुसार हम चलने न चले तो उसकी अवहेलना होती है, हमसे ही अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, लेखक जी मैं इस तरह टाइम टेबल तैयार कर उसके अनुसार पढ़ने के लिए मैं कोशिश करने लगा तो मुझे खींचने वाले कुछ और अलग विचार है। खींचने वाले मतलब इस विषय से मुझे दूसरी ओर ले जाने और कुछ विषय है, वो कौन कौन से देखो। मैदान की वह सुखद हरियाली, आराम, हरियाली मतलब ग्रीनस, हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, हवा के झोंके, हवा मतलब एयर। तो हम अब मैदान में गए तो क्या होता है, सुखद हवा हमें स्पर्श करती है, मतलब हम सांस लेते वक्त हो या बाहर जाते ही, तो धूप को तो क्या होता है, मैदान में हम गए तो सुखद हवा से हमें धूप नहीं लगता, धूप लगता रहता है लेकिन हमें वो उसके बारे में हम नहीं सोचते। हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, फुटबॉल खेलते समय हम जिस तरह है दौड़ते हैं और उछलते हैं, कूदते हैं, कूदना मतलब छलांग मारना, जिगी कूद, उछल कूद। कबड्डी के वह दाव घात, कबड्डी के वह दाव घात, दाव घात मतलब आक्रमण करना, आक्रमण करना। तो आप देखते रहते हो बच्चों, कबड्डी खेलते समय अब हमारे वो शत्रु तो कबड्डी खेल में तो हमारे अपोजिट खेलने वाला व्यक्ति हम पर आक्रमण करते समय हम क्या करते हैं, ध्यान से उसे ही देखते रहते हैं, समय देखकर हम क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं या आक्रमण करते हैं उस पर, तो उसे हम क्या करते हैं, धावघात। कबड्डी के वह धावघात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, फुर्ती मतलब शीघ्रता, शीघ्रता। वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञाता और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। देख लो लेखक जी अंत में फिर और एक बात इधर कहते हैं कि मैं इस तरह टाइम टेबल बनाकर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मैं टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के लिए कोशिश करने लगा तो मुझे ये सब क्या करते हैं, खींच लेते हैं, मुझे खींचने लगते हैं। तो इसलिए बड़े लोग कहते रहते हैं कि एक हम भला काम करने के लिए कोशिश करने लगे तो या भला काम करना हम फैसला किए तो उसके लिए 10 से 20 या बहुत सारे बाधाएं आते रहते हैं, बाधाएं। अब और एक मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि अब जीवन चलाते समय क्या होते हैं, बीच में जीवन के रास्ते पर बीच में कांटे जैसे बहुत सारे बाधाएं आते हैं, उसे हम क्या करना है, पार करके जीवन में जीत हासिल करना है। उसी तरह पढ़ते वक्त भी हमें कुछ बाधाएं आते रहते हैं, एक दिन होते हैं या 2 दिन होते हैं, बार बार में उनके साथ हम लड़ते कोशिश करने लगे तो वो अपने आप क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उसी तरह लेखक जी क्या कहते हैं इधर है, मैं इसी तरह एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के लिए बैठ गए तो मुझे पहले क्या किए थे लेखक जी, खुशी से मैदान में ये सभी कर रहे थे, इस खेलों में भाग लेकर इसका आनंद ले रहे थे। अब वह छोड़कर मैं इससे भाग लेने के लिए जल्दी नहीं होता, वे सभी मुझे क्या करते हैं, खींचते हैं। मैदान के वो खेल है, मुझे क्या करते हैं, वो खींचते हैं। मैं लेखक जी क्या करते हैं, अनिवार्य रूप से खींच लेते हैं और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता।
तो इस तरह टाइम टेबल बनाकर कभी तो बीच में ज़रा समय लेकर मैदान में मैं गया तो मैं क्या टाइम टेबल बनाकर उसके साथ चलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वे सब मैं क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंक फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत मतलब अच्छी सलाह, मतलब अच्छे उपदेश। तो भाई क्या करते थे, लेखक जी को वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंक फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। तो लेखक जी कहते हैं जानलेवा मतलब मारने वाला, जान मारने वाला। जान मारने वाला। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत की अवसर मिल जाता था। फजीहत मतलब कलंक। तो इतने सारे परिश्रम करते हुए, कोशिश करते हुए मैं टाइम टेबल बनाकर उसके साथ चलने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन मैदान में जाते ही सब मैं भूल जाता हूँ। तो मैं भूल गया तो यह क्या होता था, भाई साहब को एक फजीहत हो जाता, मतलब भाई साहब को एक कलंक हो जाता है। बड़े भाई को मैं दिया हुआ एक कलंक हो जाता है। उसके साये से भागता, साया मतलब छाया, शाडो, छाया मतलब नेरळो अंदर नेरळो। साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। तो लेखक जी बाहर जाकर हो या अंदर से बाहर जाते समय बहुत धीरे से, तो भाई को समझ में नहीं आना चाहिए। उसी तरह दबे पांव मतलब शांत से, दबे पांव इसका अर्थ है ನೀವು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಹೋಗುವುದು। दबे पांव बाहर जाना, आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, भाई साहब के नजर में मैं नहीं पड़ना। तो इस तरह रहने के लिए बहुत सारे कोशिश करते थे उन्होंने। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो, बाहर से अंदर जाते समय दबे पांव से और सावधानी से अंदर जाने के लिए कोशिश करते थे। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। इस तरह मैं सावधानी से जाते समय जब भाई साहब की नज़र मुझ पर पड़ते हैं, उस समय मैं क्या होता था, मेरा प्राण उड़ जाता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। तो लेखक जी अपने भाई से इतना डरते थे कि हमेशा अपने सिर पर एक नंगी तलवार मतलब तलवार बोलते हैं ना आप, वेपन्स, हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। तो भाई से उन्होंने इतना डरते थे कि, तो भाई हमेशा तलवार जैसा, भाई को उन्होंने तलवार जैसा समझकर उतना डरते थे भाई से। मुझ पर सिर पर एक नंगी तलवार खड़ा है, जब वो मेरा सिर काटता है। इस तरह लेखक जी डरते थे, किसे, अपने भाई से। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में झगड़ा रहता है। झगड़ा मतलब बांधना। झगड़ा मतलब
बांधना। तो लेखक जी कहते हैं कि जितना भी कष्ट हो या जितना भी हम बंधन में बंधा गए तो हम क्या करते हैं, आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और बुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। देख लो लेखक जी क्या कहते हैं अंत में, हम जितना भी बंधन में हो तो भी हमारा जो क्या काम है, आदत है, वो आदत छोड़ने के लिए या उससे हम दूर होने के लिए नहीं होता। हम उसके कदम बाहों में फंस गए हैं, मतलब उसके हाथों में हम क्या किए हैं, फंस गए हैं। उससे बाहर आने के लिए कभी भी नहीं होता। लेखक जी क्या कहते हैं उधर है, देख लो, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में झगड़ा रहता है। देखो इधर विपत्ति के बीच भी लेखक जी क्या कहते हैं, मौत और विपत्ति, मौत मतलब निधन मरण, मौत और विपत्ति के बीच भी मौत जैसा कष्ट आए तो भी आदमी मोह और माया के बंधन में झगड़ा रहता है। देख लो, तो इस तरह लेखक जी कहते हैं, मैं फटकार और फटकार मतलब दंड, शिक्षा, फटकार मतलब दंड, पनिशमेंट। मैं फटकार और गुड़कियां, गुड़कियां मतलब धमकी, अपने भाई से धमकी खाकर धमकी मतलब अपने भाई से धमकी खाकर, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। बड़े भाई साहब मुझे जितना भी दंड दिए तो भी, पनिशमेंट दिए तो भी मैं उस क्या एक जाल में फंसा था, खेल कूद की जाल में फंसा था, उससे मुझे बाहर आने के लिए न होता था। उतना लेखक जी क्या होते हैं, उस खेल कूद में भाग लेने के लिए उनका मन चाहता था। तो इस तरह लेखक जी अपने भाई, बड़े भाई लेखक जी पर जिस तरह निगाह रखकर लेखक जी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने जिस तरह कोशिश करते थे उसके बारे में हो, और लेखक जी का मन कौन कौन से कामों में कौन कौन सा काम करना चाहते थे, ये सब आज हम चर्चा किए हैं। लेखक जी मन लगाकर पढ़ने के लिए कोशिश करते थे, फिर भी जो पहले उन्होंने क्या काम करते थे वे काम उसे क्या करते थे, मैदान में जाते ही ये सब भूल जाते थे और मैदान उनको खींच लेता था। इस तरह लेखक जी अपना जीवन में कैसा एक अनुभव हुआ था उसके बारे में हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए लेखक जी को इस बंधन से बाहर लाने के लिए, इस जाल से बाहर लाने के लिए तो बड़े भाई और क्या तरीकों का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम आगे की कक्षा में देख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।